गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। बहुत जबरदस्त। जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। प्रमोद कुमार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम्म। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी लोग आ ही चुके होंगे। तो आज हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा जिसे कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो कल हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, वो डिस्कशन किया था कि कैसे जो है वो न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस, नाभिक की विखंडन की प्रक्रिया किस तरह होती है, नाभिक की विखंडन की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस क्या है, किस तरीके से होती है, कौन कौन से फ्यूल इसके अंदर यूज किए जाते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी। अब आज बात करेंगे कि हमारे न्यूक्लियर फिशन की जो प्रोसेस होती है, यानी जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करते हैं। ठीक है। तो बहुत ही बेसिक चीज मैं आपको बताऊंगा, और आपको, जो लोग बहुत एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी में जबरदस्त तरीके का ब्लास्ट होता होगा, फिर उसके बाद उसमें से एनर्जी निकलती होगी, और फिर एनर्जी निकलने के बाद जो है वो सीधे बिजली में बदल जाती होगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों को शॉक लगने वाला है कि कैसे बिजली बनाई जाती है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हम लोग जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है, उन न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, उन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फ्यूल यूज करते हैं, यूरेनियम 235 फ्यूल यूज किया जाता है। और ये जो यूरेनियम 235 पर आपको पता है कि यूरेनियम 235 जो है जब ब्रेक करता है, ठीक है, तो इससे पता है आपको यूरेनियम 235 के टूटने की वजह से, कल मैंने आपको बताया था, एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ये पूरे के पूरे हमारा जहाँ पर ये प्रोसेस चल रही होती है, जिसे हम कोर कहते हैं, ठीक है, तो उस फ्यूल कोर, यानी कि उस कोर के अंदर जब यूरेनियम टूटता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो ये पूरा का पूरा कोर जो है वो गर्म हो जाता है। और कोर को चारों तरफ से बच्चों घेरा जाता है ट्यूब से, ठीक है, जिसमें इन ट्यूब से ऐसे घेरा जाता है। और ये जो ट्यूब्स होती हैं बच्चों, इन ट्यूब्स में भरा होता है हैवी वाटर। इस ट्यूब में हैवी वाटर, प्रेशराइज हैवी वाटर भरा होता है। और फिर ये सारी की सारी जो ट्यूब्स होती हैं, ये प्रेशराइज हैवी वाटर की सारी जो ट्यूब्स होती हैं, वो जाती हैं बच्चों एक बॉयलर के अंदर, ठीक है, बॉयलर के अंदर जाती हैं। और ये बॉयलर के अंदर पहुंचती हैं,
जिसमें पानी भरा होता है, तो ये ऐसे होता है बॉयलर, ठीक है, बॉयलर होता है, और इसके अंदर भरा होता है पानी, ठीक है, इसके अंदर क्या भरा होता है, पानी भरा होता है। तो सीधी सी बात है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ही रफली बना दे रहा हूँ, बाकी जो है आपको अभी मैं दिखाता हूँ कैसा होता है। तो सबसे पहले कोर होता है, कोर के अंदर यूरेनियम रखा रहता है, यूरेनियम टूटता है, एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो ये पूरा का पूरा कोर गर्म हो जाता है। इसके अंदर बह रहा होता है हैवी वाटर, ट्यूब्स होती हैं, इनके अंदर बह रहा होता है हैवी वाटर, और जब ये हैवी वाटर जो है बहता इसके अंदर बहता है, तो जब ये कोर गर्म होता है तो क्योंकि इनके संपर्क में आता है ये हैवी वाटर की ट्यूब्स, ये भी गर्म हो जाती हैं, सारा का सारा ये हैवी वाटर अंदर का गर्म हो जाता है, और ये ट्यूब जाकर कहाँ पर खुलती हैं, एक बॉयलर के अंदर जिसमें पानी भरा होता है। तो क्योंकि ये कोर गर्म हुआ तो ये ट्यूब गर्म हुई, ये ट्यूब गर्म हुई तो ये ट्यूब जो है क्या करती है, ये जो पानी होता है, जो बॉयलर के अंदर पानी होता है, उसको गर्म कर देता है, और जब पानी गर्म हो जाता है तो थोड़ी देर के बाद पानी बॉयल होने शुरू हो जाता है और जलवाष्प निकलती है। और ये जो जलवाष्प होती है बच्चों, ये जलवाष्प बहुत तेजी से एक ट्यूब से निकलकर एक मशीन होती है जिसे आप लोगों ने सुना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं टरबाइन। उस टरबाइन पर ये जलवाष्प बहुत तेजी से टरबाइन पर गिरती है। टरबाइन क्या होती है बच्चों, एक मशीन है जिसके अंदर ऐसे जो है वो कह सकते हैं कि ऐसे फ्लैप्स लगे होते हैं, या इस तरीके से कह सकते हैं कि उनके पंखे लगे होते हैं। तो इसे बोलते हैं टरबाइन कहते हैं। तो चाहे उसको पानी से, चाहे उसको हवा से, चाहे उसको जो है वो अपने हाथ से, कैसे भी करके जब ये टरबाइन घूमती है तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव की वजह से क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से विद्युत का उत्पादन होता है। दुनिया में कहीं पर भी अगर विद्युत उत्पादन होता है, ठीक है, सोलर एनर्जी को छोड़ दिया जाए, सौर ऊर्जा को छोड़ दिया जाए, सौर ऊर्जा में भी एक तरीके से ये काम किया जाता है, लेकिन अगर सौर ऊर्जा को डायरेक्ट जो सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो दुनिया में कहीं पर भी विद्युत जो उत्पादित होती है उसमें टरबाइन ही घुमाना होता है। टरबाइन घूमेगी तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव की वजह से विद्युत उत्पन्न होती है, लाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। मतलब आप समझिए कि क्या है, कि जैसे मान लीजिए आप कि दुनिया में, भारत में जो सबसे ज्यादा विद्युत उत्पन्न होती है लगभग 80% के करीब, वो होती है, जानते हो किस चीज से, वो होती है आपके कोयले को जलाकर, यानी कि जिसे हम लोग ताप विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ताप विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब ये जो ताप होती है, ताप विद्युत ऊर्जा होती है जिसमें कोयले को जलाया जाता है, तो सबसे पहले कोयले को जलाया जाता है, कोयले की से जो ऊर्जा निकलती है उससे पानी बॉयल करता है, और पानी जब बॉयल करता है तो ये पानी जो है जलवाष्प में बदलकर जो है वो पानी जलवाष्प में बदलकर टरबाइन पर गिरता है, टरबाइन घूमती है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। तो भारत में जो 80% ऊर्जा है जो विद्युत आपके घरों में आ रही है वो ताप विद्युत ऊर्जा है। उसमें भी पानी गर्म करना होता है, लेकिन पानी पानी यहाँ पर किससे गर्म किया जाता है, कोयले से गर्म किया जाता है। कोयला जलता है, कोयला पानी को उबालता है, पानी उबलता है, वाटर जलवाष्प निकलती है, जलवाष्प जाकर टरबाइन को घुमाती है। तो वहां पर भी या ताप विद्युत ऊर्जा में भी यही टरबाइन घूमेगी, विद्युत उत्पन्न होगी। आप लोगों ने सुना होगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात सुनी होगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में क्या होता है कि आप जो है एक नदी को रोक कर डैम बना देते हैं, ठीक है, और ये नदी जो है वो रुक जाती है, नदी एक तरफ रुक जाती है और बड़ा सा पहाड़ जैसा डैम बना दिया जाता है, ठीक है, पहाड़ जैसा डैम बना दिया जाता है। अब होता क्या है कि यहाँ पर टरबाइन लगी होती है, यहाँ पर ऐसे टरबाइन लगी होती है। अब क्या होता है कि पानी रुका हुआ होता है, पानी बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है इस पहाड़ जैसे डैम पर, ठीक है, और उसके बाद जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसका गेट ओपन कर दिया जाता है, यहाँ पे गेट होते हैं, तो इस गेट को ओपन कर, जैसे गेट ऊपर किया, पानी इस ट्यूब से, मतलब इस जो सक्रिय नली होती है उससे निकलकर बहुत तेजी से ग्रेविटी के प्रभाव की वजह से, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आता है, और जब नीचे की तरफ बहुत तेजी से पानी आता है तो इन जो टरबाइन के जो पंख होते हैं उन पर गिरता है और टरबाइन घूमना शुरू कर देती है, और फिर इससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो मतलब यह है कि दुनिया में कहीं पर भी ऐसे ही, आप लोग पवन चक्की की बात कर लें, ठीक है, पवन चक्की की बात कर लें तो ऐसे आपने देखा होगा कि जो है वो विंड टरबाइंस होती हैं, विंड टरबाइंस ऐसे लगी होती हैं, और जब हवा चलती है तो हवा चलने की वजह से क्या होता है, हवा चलने की वजह से ये घूमता
है, ये घूमता है तो नीचे टरबाइन घूमती है, ठीक है, और टरबाइन जब घूमती है तो फिर उससे विद्युत उत्पन्न होती है। तो मतलब दुनिया में कहीं पर भी विद्युत उत्पन्न करना होगा बच्चों, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको टरबाइन चलानी है। चाहे आप पानी को उबालकर जलवाष्प उत्पन्न करें और उसकी मदद से टरबाइन को घुमाएं, चाहे पानी को ऊपर से गिराकर, डैम से ऊपर से गिराकर जो है वो टरबाइन पर गिराएं और टरबाइन को घुमाएं तो बिजली उत्पन्न होगी, चाहे हवा से टरबाइन को घुमाएं बिजली उत्पन्न होगी। मतलब दुनिया में अगर आपको विद्युत उत्पन्न करनी है तो ज्यादातर केसेस में आपको टरबाइन को घुमाना पड़ेगा, चाहे वो पानी से गिराएं, चाहे उसको जलवाष्प से टरबाइन को चलाएं, चाहे हवा से टरबाइन को चलाएं, आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर भी मैं सिंपल भाषा में बात बता रहा हूं कि जैसे वहां पर कोयले को गर्म करके, ठीक है बच्चों, जैसे कोयले को गर्म करके हम लोग विद्युत उत्पन्न करते हैं, ठीक है, कोयले को गर्म करके हम लोग विद्युत उत्पन्न करते हैं, वैसे ही यहां पर कोयले को गर्म नहीं किया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है बच्चों, अगर सिंपल भाषा में बात करें, यूरेनियम 235 है, उसको तोड़ा जाता है, उससे निकलती है ऊर्जा, ठीक है, जैसे कल मैंने आपको बताया था नाभिक विखंडन की प्रक्रिया में। और ये ऊर्जा क्या करती है, पानी को गर्म करती है। पानी को क्या करती है बच्चों, गर्म करती है। और जब पानी को गर्म करती है तो पानी जो है वो किस में बदल जाता है, जलवाष्प में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, जलवाष्प में। और जब ये जलवाष्प जो है वो जाकर किसको चलाती है, टरबाइन को चलाती है। जब टरबाइन को चलाती है तो फिर इससे क्या होता है, इस टरबाइन के चलने की वजह से विद्युत उत्पादन होती है। तो सीधी सी बात है। तो मतलब सर इतना आपने कल से भौकाल बनाया कि यूरेनियम टूटता है और उसके बाद विद्युत उत्पन्न होती है, तो पानी को गर्म करने के लिए, हाँ बेटा, पानी को गर्म करने के लिए यहां बस फर्क यह है कि यहां पर तुम सैकड़ों टन कोयला जलाओगे तब उतना पानी गर्म कर पाओगे, यहां पर कुछ ग्राम यूरेनियम तोड़ोगे, कुछ ग्राम, मतलब कि वहां पे आप हजारों टन कोयला जलाओगे तब जाकर उतना जो है वो हीट जनरेट होगी, उतना पानी वो उबलेगा, जितना कि यहां पर कुछ ग्राम यूरेनियम को तोड़ दोगे तो इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी कि वहां के हजारों टन कोयले को जलाने के बराबर होगी। वहां कोयला जलाओगे तो क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा, वहां पे जो है प्रदूषण करेगा। यहां पर मामला क्या है कि कोई प्रदूषण नहीं होगा। वहां पर क्या है, कोयला एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा, तब क्या करोगे। और ये इतना कम यूज होता है यूरेनियम 235 कि आज से हजारों साल तक अगर आप यूरेनियम यूज करेंगे तब भी इतना हमारे पास मौजूद है कि बिजली की कमी नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, खेल यही होता है, हर जगह यही किया जाता है, ठीक है। तो यही किया जाता है, मतलब क्या है कि हम लोग यहां पर कैसे जो है वो आपका परमाणु ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, परमाणु ऊर्जा से बिजली कैसे प्राप्त की जाती है। तो याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा से जो बिजली प्राप्त की जाती है उसमें यूरेनियम 235 को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करके पानी को गर्म करके जलवाष्प बनाई जाती है और जलवाष्प की मदद से टरबाइन को घुमाया जाता है। तो यही सब चीजें होती हैं हर जगह। तो बिल्कुल सिंपल और सादी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि विद्युत का उत्पादन कैसे होता है। अब आपको थोड़ा सा ऐसे रिएक्टर टाइप का भी दिखा देता हूं जो मैंने बताया था। तो अब ये मान लीजिए कि आपका ये कोर हो गया, इधर देख लीजिएगा बच्चों, ये आपका कोर हो गया। इसी कोर के अंदर क्या होता है, यूरेनियम 235 को तोड़ा जाता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था, यूरेनियम 235 टूटता है, उससे क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो ये होता है इस कोर के अंदर, ठीक है, ये कोर है, ये आप जो देख रहे हैं ये कोर है, ये कोर है। आगे बात समझ में, इसमें ये काम होता है। अब कोर के चारों तरफ ये ट्यूब्स लगी हुई हैं, ट्यूब्स लगी हुई हैं। इस ट्यूब में क्या बहता है, हैवी वाटर बहता है। क्या बहता है, हैवी वाटर, प्रेशराइज हैवी वाटर, ठीक है। तो ऐसे बहता रहता है। अब जब कोर में यूरेनियम 235 टूटता है, ऊर्जा निकलती है, कोर गर्म होता है। अब अगर कोर गर्म हुआ बच्चों तो क्या होगा, ये ट्यूब भी गर्म होगी। ये ट्यूब निकल कर कहां पर जाती है, यहां पर बॉयलर में जाती है, ठीक है। तो कोर गर्म हो गया, ट्यूब गर्म हो गई, ट्यूब पहुंची गर्म, ट्यूब में जो है गर्म हैवी वाटर बह रहा है। ये पूरा का पूरा जो है ये जो है पूरा का पूरा सिस्टम गर्म हो गया। इसकी गर्मी की वजह से यहाँ पर ये जो पानी है ये भी गर्म होता है। पानी से निकलती है जलवाष्प और फिर ये जलवाष्प क्या करती है, टरबाइन को पर गिरकर
जो है बिजली उत्पन्न करती है। तो यही काम होता है, इस तरीके से सारा काम हो रहा है। तो भारत में जो सबसे ज्यादा मतलब कई तरीके के रिएक्टर होते हैं बच्चों, परमाणु रिएक्टर होते हैं, लेकिन भारत में जो सबसे ज्यादा परमाणु रिएक्टर हैं वो यही वाले हैं जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसे बोला जाता है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, या इसे बोला जाता है कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर, या कांडू नाम का रिएक्टर कहा जाता है। तो भारत में प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर सबसे ज्यादा हैं और सब में यही काम किया जाता है, पानी को गर्म करके, चाहे वो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर हो चाहे बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हो, काम वही होगा, पानी गर्म करना है, ठीक है, और पानी को गर्म करके वाटर को बॉयल करना है, वाटर को बॉयल करके जलवाष्प बनानी है, और जलवाष्प बनाकर विद्युत टरबाइन जो होती है उनको घुमाना है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी कि आखिर किस तरीके से बिजली का उत्पादन, किस तरीके से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आराम से तरीका है। अब यही चीज आप सोच रहे होंगे, अंदाजा लगा रहे होंगे ये होता होगा वो होता होगा, लेकिन कुछ नहीं, यही सिंपल सा तरीका है और इसी सिंपल तरीके से जो है वो बिजली उत्पन्न की जाती है। तो बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? जल्दी बताओ, बिल्कुल बात क्लियर है? ठीक है, कैसे विद्युत उत्पन्न की जाती है इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल बात क्लियर है कैसे विद्युत उत्पन्न की जाती है? तुम अपनी वॉइस बढ़ा लो भैया, इससे ज्यादा वॉइस नहीं बढ़ पाएगी तनु सिंह, ठीक है, इससे ज्यादा वॉइस पढ़ने का कोई यहाँ पे हमारे पास तरीका नहीं है। अपनी वॉइस बढ़ाइए आप। वॉइस बढ़ाइए। नोट कर लिया बच्चों? इसके बारे में बेटा साक्षी गंगवार मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, कि एग्जैक्टली वो ले सकती है कि नहीं। एक बार मेंटोर से या आपका जो भी कांटेक्ट नंबर है ना उससे बात कर लीजिए। शगुन त्रिपाठी, मैं क्या बताऊं आपको। हो गया बच्चों? इतने सारे तरीके बता दिए और शगुन त्रिपाठी कह रही हैं कि क्या जो है वो बिजली जो है वो परमाणु ऊर्जा से प्राप्त होती है। अरे ये तरीका बता दिया, कोयले से निकाली बनाई जाती है, ठीक है, इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम से बनाई जाती है, पंचक्की से, ये सब क्या बताया है? कौन सी बकवास मैंने कर रखी है?
ठीक है, कौन सी बकवास मैंने कर रखी है? तुम लोग तहलका हो, तहलका। कहाँ गई शगुन त्रिपाठी? लड़की है लड़का है मैं नहीं पता, इतनी सारी चीजें बताने के बाद में। चलो, तो ये भी बच्चों ऐसे हल्का सा ऐसे शॉर्ट में बना दीजिए और बता दीजिए कि ये एक तरीके का प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। ठीक है, ताबित जल, ताबित जल रिएक्टर के नाम से भी जाना जाता है, ताबित भारी जल रिएक्टर के नाम से इसे जाना जाता है। तो ऐसे शॉर्ट में बना लीजिए कि जिससे आपको याद रहे कि कैसे काम होता है। बिल्कुल, खतरा हर जगह होता है। खतरा तो शालिनी सिंह वहां पे भी होता है जहां पे आप घर से बाहर निकलती हैं, तो घर से बाहर निकलने के बाद जो है वो खतरा वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, घर के अंदर भी खतरा है, आजकल जो है वो छतें गिर जा रही हैं, तो वहां पर भी खतरा है। खतरा तो जिंदगी का पार्ट है, खतरे से कहां भागेंगे। हो गया? सर, कोयले का यूज कम क्यों नहीं कर रहे हैं इंडिया में यूरेनियम नॉन फिसाइल मटेरियल का यूज करके? अभी हम लोग जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको बनाना इतना आसान काम नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग काम होता है, तो इसलिए अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है वो कोयले से शिफ्ट कर रहे हैं। हो गया बच्चों? हो गया बच्चों, इसे नोट कर लिया? तो ये हमारा प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। ठीक है, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। तो भारत में अलग अलग तरीके के रिएक्टर्स होते हैं, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर होता है, लेकिन सब जगह काम यही होता है। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं कि कैसे होता है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले यूरेनियम 235 या जो भी आपका फ्यूल है, चाहे यूरेनियम है 235 या प्लूटोनियम है 239, कोई भी जो फ्यूल होता है यानी कि जो परमाणु ईंधन होता है, ठीक है, परमाणु जो ईंधन है, चाहे वो यूरेनियम 235 हो, प्लूटोनियम 239 हो, इसका हम फिशन करते हैं, ये टूटता है और टूटकर, ठीक है, ये टूटने पर इसका फिशन होता है, टूटता है और इसके टूटने पर ऊर्जा निकलती है। और ये जो ऊर्जा होती है, इससे पानी गर्म किया जाता है, पानी गर्म किया जाता है। पानी जब गर्म होता है तो ये क्या बनता है, जलवाष्प में
परिवर्तित होता है, और ये जो जलवाष्प होती है वो क्या करती है, टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन घूमती है। ठीक है, और टरबाइन घूमती है तो फिर क्या होता है, विद्युत उत्पादन होता है। विद्युत उत्पादन होता है। तो ये पूरा यही तरीका हर जगह अपनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अब अलग अलग तरीके के रिएक्टर्स होते हैं, अलग अलग तरीके से रिएक्टर होते हैं, लेकिन बेसिक काम यही हर जगह होता है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है ज्वारीय ऊर्जा, खुशी व्यास। ठीक है, जब पानी में जो है ज्वार भाटा आता है तो उससे ऐसे 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 करके जो ज्वार भाटा आता है उसकी वजह से टरबाइन घूमती है, लेकिन टरबाइन ही घूमेगी। ठीक है, बिना टरबाइन घुमाए बिजली पैदा नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। एक रिएक्टर होता है बच्चों फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसको समझाना थोड़ा जरूरी है आप लोगों को। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है बच्चों, ये थोड़ा सा अलग होता है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, क्योंकि भारत इस पर अब बहुत जोर देकर काम कर रहा है। तो ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, इसमें आप फ्यूल यूज करते हैं यूरेनियम 235। ठीक है, यूरेनियम 235 को एज अ ईंधन यूज किया जाता है, फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। और जब और इसके चारों तरफ, इसके यानी कि ये कोर है, ये हो गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया इसका कोर, ये हो गया कोर। ठीक है, तो कोर के अंदर यूरेनियम 235 मौजूद है। ये टूटेगा, बिजली ये टूटेगा, ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, यहां पर तो ये होता है। लेकिन आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब यूरेनियम 235 टूटता है तो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, और हम लोग न्यूट्रॉन की इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। याद है कल बताया था आपको कि चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो यूरेनियम 235 जब टूटता है तो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, और ये न्यूट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन क्या होते हैं कि रिएक्शन जो है, जो चेन रिएक्शन है वो अनकंट्रोल्ड ना हो जाए, इसलिए एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, यही वो कर रहे थे हम लोग। तो जैसे आपका प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में ये कारनामा तो किया जाता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो निकलते हैं उसको अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन यहां पर जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है उसे समझिए, कि ये जो कोर है इसमें यूरेनियम 235 मौजूद है। ठीक है, और इस कोर के चारों तरफ बच्चों क्या कर देते हैं कि कोर के चारों तरफ हम यूरेनियम 238 को बिछा देते हैं। यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 याद है आपको, कल मैंने बताया था यूरेनियम 238 जो है वो नॉन फिसाइल फ्यूल है, नॉन फिसाइल फ्यूल है यूरेनियम 238। तो बाहर क्या बिछा देंगे, चारों तरफ यूरेनियम 238 बिछा देंगे, यूरेनियम 238 बिछा देंगे, यूरेनियम 238 बिछा देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि यूरेनियम 235 जब टूटेगा तो न्यूट्रॉन निकलेगा। पहले अदर रिएक्टर में क्या करते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन अवशोषित कर लेते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन अनकंट्रोल ना होने पाए। यहां पर यह काम नहीं किया जाता। तो फिर क्या होता है सर, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकलते हैं, बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन निकलते हैं, ये न्यूट्रॉन निकल निकल कर बाहर जाते हैं, यानी यूरेनियम 238 की चारों तरफ ये जो असेंबली लगाई गई है इसमें जाते हैं, इससे टकराते हैं। और आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि अगर यूरेनियम 238 पर न्यूट्रॉन की बमबारी कर दी जाए तो यूरेनियम 238 प्लूटोनियम 239 में बदल जाएगा। ठीक है, प्लूटोनियम 239 में बदल जाएगा। तो यूरेनियम 238 तो नॉन फिसाइल फ्यूल है, ये क्या है बच्चों, नॉन फिसाइल फ्यूल है। लेकिन प्लूटोनियम जो 239 है ये फिसाइल फ्यूल की तरह से हमें मिल जाएगा। हमें प्लूटोनियम यानी कि हम यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में बदल लेंगे। मतलब क्या है कि आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी यूरेनियम 235 यहां पर तोड़ रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई बकवास वाले क्वेश्चन पूछा ना तो बताऊंगा उसको बहुत अच्छे से, एक एक क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूं, बहुत अच्छे से सुन लेना। यूरेनियम 235 टूटेगा, उससे ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी बच्चों, ऊर्जा निकलेगी। अब यह ऊर्जा क्या होगी,
पानी को गर्म करेगी, पानी को गर्म करके ये क्या करेगी, जलवाष्प बनाएगी, जलवाष्प बनाकर जो मैंने आपको बताया था टरबाइन घुमाएगी। ये काम तो हो ही रहा है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूरेनियम 235 टूटेगा, ऊर्जा निकलेगी, पानी गर्म होगा, जलवाष्प निकलेगी, टरबाइन को घुमाएगी, ये काम तो हो ही रहा है। लेकिन जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकल रहे थे, जिसको हम पहले क्या बोल रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, जिसको हम कंट्रोल कर रहे थे कि चेन रिएक्शन ना हो, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो है एब्जॉर्ब हो जाए, वो यहां पर नहीं करेंगे। यहां पर जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकलेगा वो निकल निकल कर बाहर जाएगा और चारों तरफ हम बिछा देंगे यूरेनियम 238, और यूरेनियम 238 से टकराएगा, और यही यूरेनियम 238 प्लूटोनियम 239 में आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन की प्रोसेस से बन जाएगा। और यह प्लूटोनियम 239 फिर आगे नहीं दगेगा कि ऐसा हो जाए कि यूरेनियम 238 जो है प्लूटोनियम 239 में बदलकर फिर वहां पे ब्लास्ट कर जाए। नहीं, यही प्लूटोनियम 239 के लिए अलग तरीके से न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करना होता है। तो बस प्लूटोनियम 239 बदल जाएगा और ये एक तरीके का फ्यूल हो जाएगा, एक तरीके का ईंधन हो जाएगा। इसको हम इकट्ठा कर लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, तो जहां पर प्लूटोनियम बेस रिएक्टर होंगे वहां पर हम इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। तो मतलब यह है कि यहां पर हम एक नए टाइप का फ्यूल बना रहे हैं। एक तरफ यूरेनियम 235 को हम यूज करके फ्यूल यूज कर रहे हैं, जिससे बिजली पैदा हो रही है, जो बिजली पैदा कर रही है, और दूसरी तरफ नया फ्यूल बन रहा है जो प्लूटोनियम 239 है। तो एक तरफ बिजली पैदा कर रहे हो यूरेनियम 235 को तोड़कर, और दूसरी तरफ प्लूटोनियम 239 पैदा कर रहे हो अपने दूसरे रिएक्टर में, उसको एज अ फ्यूल यूज करने के लिए, नॉन फिसाइल फ्यूल को फ्यूल में बदलने के लिए। तो इसी वजह से बच्चों फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कहा जाता है कि यह रिएक्टर जितना फ्यूल यूज करता है, जितना फ्यूल यह उपयोग करता है, उससे ज्यादा फ्यूल यह प्रोड्यूस करता है। क्या करता है बच्चों, उससे ज्यादा फ्यूल यह क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, यानी उत्पन्न करता है। तो जितना फ्यूल यह उपयोग करता है उससे ज्यादा फ्यूल यह प्रोड्यूस करता है। फ्यूल कौन सा यूज करता है, यूरेनियम 235, जिससे बिजली बनाता है, और इससे निकलने वाले न्यूट्रॉनों का उपयोग करके क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, जिससे प्लूटोनियम 239 बनता है। तो जो फ्यूल प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है, प्लूटोनियम 239। तो बात बिल्कुल आपको 100% अब समझ में आ जानी चाहिए कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऐसे होते हैं जिसमें हम फ्यूल यूज करके बिजली उत्पन्न करते हैं, साथ ही साथ एक नए टाइप का फ्यूल बनाते हैं जिसे प्लूटोनियम 239 के रूप में जाना जाता है। तो सर इसमें क्या रिएक्शन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है क्या, इसमें मॉडरेटर जो कल आपने बताया था, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड, उनकी जरूरत नहीं है? नहीं बेटा, यहां पर मॉडरेटर जैसी चीजें यूज अब नहीं की जाती हैं, कंट्रोल रॉड जैसी चीजें यूज नहीं की जाती हैं। यहां पे मंदक वगैरह कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मंदक वगैरह को तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के लिए हम यूज करते थे, उसको स्लो डाउन करने के लिए करते थे। यहां उसको, उस न्यूट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, प्लूटोनियम में बदलने के लिए यूज कर ले रहे हैं। तो यहां मॉडरेटर यूज नहीं होगा। यहां पर सर कूलेंट कौन सा यूज करते हैं, शीतलक कौन सा यूज करते हैं? तो यहां पर जो कूलेंट यूज किया जाता है बच्चों, वो यूज किया जाता है तरल सोडियम। क्या यूज किया जाता है, तरल सोडियम यूज किया जाता है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की खास बात क्या है बच्चों, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जितना फ्यूल यूज करता है उससे ज्यादा फ्यूल ये प्रोड्यूस करता है। आपकी बुक में सिर्फ इतनी लाइन लिखी होती है कि ये रिएक्टर ज्यादा, जितना फ्यूल यूज करता है उससे ज्यादा फ्यूल प्रोड्यूस करता है। अब जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है वो सर पकड़कर बैठ जाता है कि ये कैसे हो सकता है कि जितना फ्यूल यूज करेगा उससे ज्यादा फ्यूल प्रोड्यूस कर देगा, वो पागल हो जाता है, क्योंकि उसको एक्सप्लेन तो नहीं किया जाता है। इसी वजह से मैंने कल ही तुमको बता दिया था कि आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है, जिससे तुम्हें यह कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो कि कैसे एक रिएक्टर के अंदर फ्यूल सिर्फ यूज ही नहीं किया जा सकता बल्कि फ्यूल प्रोड्यूस भी किया जा सकता है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों आपको यह समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे जो है वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में फ्यूल यूज होता है और कैसे एक नए टाइप का फ्यूल प्रोड्यूस होता है वाया आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। और क्योंकि यहां पर रिएक्शन को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होती है, सारा न्यूट्रॉन यूज हो जाता है, तो इसलिए मंदक वगैरह की जरूरत नहीं होती है, और कूलेंट की तरह से यहां पे तरल सोडियम या तरल सोडियम का उपयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल बात है, मतलब हम लोग अब इस काम को ये करने में महारत हासिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम तो वही वाली उस चीजों पर हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम, कम से कम जो है वो चीजों को करके ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करें। तो बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों, जल्दी बताइए, बिल्कुल बात क्लियर हुआ?
बिल्कुल बनाना है भाई। बिल्कुल जादुई, जादुई मशीन मशीन ही है, विज्ञान जादू की तरह ही दिखाई पड़ता है जब तक कि वो समझ में ना आए। हो गया बच्चों, ये जरूर यूज कर लीजिएगा। जितना ईंधन उपयोग में आता है उससे ज्यादा ईंधन उत्पादित होता है। ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा बच्चों, इसी तरीके से एक काम और किया जा सकता है कि यूरेनियम 235 की को तो हम यूज करें, और यूरेनियम 235 से जो न्यूट्रॉन निकलें उन न्यूट्रॉन का उपयोग हम थोरियम 232 को, ठीक है, यूरेनियम 233 में बदलने में कर लें, क्योंकि थोरियम तो हमारे पास भरा पड़ा है, तो भी मजा आ जाएगा। तो एग्जैक्टली ये काम भी अब किया जा रहा है। तो एक हमारे यहां कलपक्कम तमिलनाडु में, कलपक्कम तमिलनाडु में एक रिएक्टर है, तो वहां पर यह काम हो रहा है जो ये मैंने बताया। और उसी कलपक्कम तमिलनाडु में एक और रिएक्टर है, उसे कामिनी रिएक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कामिनी रिएक्टर। तो ये जो कामिनी रिएक्टर है उसमें कामिनी रिएक्टर कोई अप्सरा का नाम मत समझिएगा, कलपक्कम मिनी रिएक्टर। तो कलपक्कम मिनी रिएक्टर में यही काम किया जा रहा है। यूरेनियम 235 को तोड़कर हम न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं, और न्यूट्रॉन्स को से थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो कामिनी है एक रिसर्च रिएक्टर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान किया जा रहा है कैसे हम यूरेनियम 235 से निकले हुए न्यूट्रॉनों को न्यूट्रॉनों को यूज करके थोरियम को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट कर ले। तो ये कारनामा जो है अभी कामिनी रिएक्टर में कर रहे हैं। अगर ये हम सीख गए, अच्छे से कर गए, तो याद रखिएगा फिर हमें किसी फ्यूल की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, जबरदस्त तरीके का हमारे पास फ्यूल होगा, क्योंकि थोरियम तो हमारे पास भरा पड़ा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जैसे कल इलॉन मस्क का इंटरव्यू था, तो इलॉन मस्क ने क्या कहा कि फ्यूचर में पैसा कुछ नहीं माने रखेगा, पैसा माने नहीं रखेगा, माने रखेगा एनर्जी। यानी जिसके पास जितने ज्यादा एनर्जी सोर्सेस होंगे, जितने ज्यादा एनर्जी वो प्रोड्यूस कर सकता है, वही दुनिया पर राज करेगा। तो हम सिर्फ इसलिए नहीं कि हम अपनी जरूरतों को ही पूरा करें एनर्जी की मदद से, बल्कि हमारे पास ऐसी एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि जो देश एनर्जी की जरूरतों को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो वो भी हमसे मदद लें, और हम उनको बड़ी एनर्जी जो है वो देकर या उनको बेचकर जो है हम ज्यादा से ज्यादा दुनिया पर जो है अपना प्रभुत्व जो है वो हासिल कर सके। तो इसलिए सिर्फ ये नहीं कह रहे सर अब तो बढ़िया मजा आ जाएगा, हम सीख रहे हैं, एक दिन हो जाएगा तो फिर हम तो छुट्टी मार लेंगे, फिर हम लोग तो थोड़ी ना। अभी तो वही बात है कि शेर है ना कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। यूपीएससी निकल गया, आईएएस बन गए, फिर उसके बाद अरे बढ़िया अब तो जिंदगी सेट हो गई। नहीं भैया,
जो इंसान है ना उसके अंदर बड़ी ताकत, बड़ी पावर है, ठीक है, वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकता है। एक जगह पे उसको रुकना नहीं अगर वो रुक गया तो फिर वो इंसान नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यूपीएससी का एग्जाम निकल कर तुम आईएएस बन जाओ, ये मील का पत्थर हो सकता है, लेकिन तुम्हारा डेस्टिनेशन, तुम्हारा जो कह सकते हैं कि तुम्हारी मंजिल नहीं हो सकती है। हमेशा अपने जो एम है वो हाई रखो, बड़े रखो। पहले आईएएस निकालना है, आईएएस बन जाएंगे तो फिर ऐसा आईएएस ऑफिसर बनना है कि जैसे दुनिया जाने कि अरे नाम से जाने, अरे उनकी बात कर रहे हो, ठीक है, वो नीलम पटेल हैं, आईएएस हैं वहां की, ठीक है, तो फिर मतलब ना पता चले वो प्रांजल गुप्ता हैं, अरे वो प्रांजल बहुत जबरदस्त आईएएस ऑफिसर नाम हो। फिर आप नाम, फिर उसके बाद आईएएस की नौकरी करो, आईएएस की नौकरी में अपना झंडा गाड़ो, और उसके बाद उसको छोड़कर फिर उसके बाद कुछ और बड़ा करो, ठीक है, फिर इलेक्शन लड़ो, संसद में पहुंचो, संसद को हिला के रख दो, ठीक है। तो मतलब ये होना चाहिए बड़ी से बड़े कारनामे। तो इंसान को सिर्फ अपनी मंजिल ऐसे नहीं, नहीं साहब आईएएस बन गए तो बस लाइफ सेट है, नहीं साहब, अपने जो है लगातार आपको आगे बढ़ना है। तो यूपीएससी निकालना, आईएएस निकालना, इसको ऐसा समझो कि बस ये एग्जाम है और इस एग्जाम को हमें निकालना है, ठीक है। जैसे लोगों ने टेंथ में हमें डराया था ना, याद करो, जो लोग 9 10 पास करके आए होंगे सभी तो किए होंगे ना, तो याद करो 9 10 में हम लोगों के पापा मम्मी ने कितना डराया था, या आसपास पड़ोस लोग, अरे यार हाई स्कूल है, हाई स्कूल है, स्कूल हाई स्कूल जो है वो अगर नहीं निकला, वो अच्छे नंबर नहीं आए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, तो क्या कहते हैं, तुम कहीं के लायक नहीं रहोगे अगर हाई स्कूल नहीं, कितना डराया था, याद करो सब लोग। हुआ ना, हाई स्कूल निकाले ना, पास हुए ना, नंबर आ गए ना, ठीक है। फिर इसी तरह से तुम 11 12 हुए थे, मैं पहुंचे थे तो 12th में, अरे यार नहीं 12th में बढ़िया होगा तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा वैसा हो जाएगा, तुम्हारी ऐसी हो जाएगी, तुम्हारी तैसी हो जाएगी, सब बताया था। 12th निकाले ना भाई, निकाले ना। जो लोग ग्रेजुएशन में कह रहे हैं अरे ग्रेजुएशन सही से कर लो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, निकला ना। जो लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं या जो कर रहे हैं, निकला ना, या जो एग्जाम में कहा गया निकला ना। तो बेटा सब जगह तुमको डराया गया। हमारे देश में जो हमारा जो तरीका है वो तरीका ही डरावना है। हमारे यहाँ हर चीज पर डराया जाता है। तुम घर से बाहर निकलते हो तो मम्मी 4 बार कहती हैं अरे ठीक से जाना, इधर उधर देख के जाना, ऐसे करके जाना। तो हमें हमेशा डराया जाता है, हर चीज में डराया जाता है। हम डर डर के ही बड़े हुए हैं, हम डर डर के ही बढ़ रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो लेकिन हमने हर चीज निकाली, हमने 10th पास किया, हमने 12th पास किया, हमने जो है वो ग्रेजुएशन पास किया। यूपीएससी का एग्जाम है, लोग डरा रहे हैं नहीं निकलता नहीं निकलता, यार ये भी एग्जाम है यार। पढ़ाई करें, एक सिलेबस है, एक प्रॉपर सिलेबस है, एक एग्जाम है। जैसे 10th का था, जैसे 12th का था, जैसे ग्रेजुएशन का था, वैसे एग्जाम है। कोई बहुत हवा बनाने की जरूरत नहीं है। अपने लक्ष्य को, बस अपना जो है उसको एग्जाम की तरह से डील करो, तो अपने आप चीजें तुम्हें आसान लगने लगेंगी, तुम्हें हवा नहीं लगेगा चीजें। तो अपने आप तुम अपना अपना टारगेट सेट करो। एग्जाम है, लोगों ने पहले भी डराया था, हमने 10th भी पास किया, हमने 12th भी पास किया, हमने ग्रेजुएशन भी पास किया, अब ये भी पास करके दिखाएंगे। क्या दिक्कत है यार, कर लेंगे। एक फिक्स सिलेबस है, कोचिंग तुमने ज्वाइन कर रखी है, सर के बताए हुए रास्ते पे तुम चल रहे हो, तुम टेस्ट दे रहे हो, नंबर आज नहीं आ रहे हैं कल आएंगे, ठीक है, लिख आज नहीं पा रहे हो कल लिख पाओगे, प्रैक्टिस करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, एक दिन सफल हो जाओगे। और फिर सफल होने के बाद ये थोड़ी ना कि नहीं भैया आईएएस है, पता नहीं कितने आईएएस ऑफिसर से उन्होंने आईएएस की जॉब छोड़ दी। अभी एक आईएएस ऑफिसर थी, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में थी, ठीक है, उन्होंने वो दिल्ली में उनको पोस्टिंग दी गई। अब बढ़िया, कोई किसी को दिल्ली में पोस्टिंग मिल जाए क्यों नहीं लेगा भाई, 100% लेगा। तो इंडियन इकोनॉमिक, लेकिन उन्होंने कहा रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा, पूछा गया क्या कारण है, आपने क्यों इतनी बड़ी सर्विस रिजाइन कर दी? भाई इंडियन इकोनॉमिक सर्विस आईएएस के बराबर होती है, तो उसमें रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन कर दिया? उन्होंने कहा कि मुझे अपनी अपनी जिंदगी जो है हेल नहीं बनानी है, मैं दिल्ली में नहीं जाकर रह सकती हूँ, इतना ज्यादा पोल्यूशन है वहां पर कि मैं मुझे चूज करना है अपने स्वास्थ्य और अपने चूज करना है अपनी नौकरी। तो नौकरी तो मैं 100 मेरे पास इतना टैलेंट है, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है, मैं ऐसी आईएएस की नौकरी जो है या इस तरह की नौकरी और कर लूंगी, थोड़ा कम में ही एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन अपना हेल्थ नहीं खराब करनी है, अपना जो है वो फेफड़ा नहीं खराब करना है। उन्होंने रिजाइन कर दिया। देखिएगा आप सर्च उसमें जो है न्यूज में देखिएगा, गूगल पर सर्च करिएगा। तो बात यह है कि कभी आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। आप जो है चीजों को इतना हुआ बना लेते हैं, लोग इतना डरा देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं, आपको लक्ष्य लगने लगता है अरे बाप रे, अगर यही हो गया तो बस इसी से काम होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। नहीं सर, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस बन गए, ठीक है, बाद में पारिवारिक चीजों में संतुलन नहीं बना पाए, ठीक है, बीवी से उनकी नहीं बनी,
तो गए बेचारे, जो है अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से इतने वो परेशान हो गए कि जाकर जो है वो ट्रेन के सामने कूद गए, आईएएस ऑफिसर। तो सोचो, मतलब आप ये सोचते हो आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे तो पता नहीं कौन सा भगवान बन जाएंगे, कुछ नहीं हो यार। आईएएस ऑफिसर बन गया, उसके बाद घर से बीबी से नहीं पटी, बीबी जो है वो इतना उसको मेंटली टॉर्चर कर दी थी कि जाकर वो ट्रेन के आगे कूद गया। कानपुर में कोई आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली, से बीबी से परेशान होकर। बात समझ में आ रही है? तो एग्जैक्टली पारिवारिक संतुलन, परिवार मतलब मैं यहां पे बीबी बीबी नहीं वो कर रहा हूं, मतलब यहां पर मामला ये है कि आप पारिवारिक संतुलन, घर में आप खुश नहीं रहेंगे तो फिर क्या, घर पता लगा दिन भर आपने बहुत आईएएस आईपीएस बन के गए, घर में गए सही से शांति नहीं मिली, परेशान हैं आप, तो फिर क्या जरूरत जिंदगी में की? तो जिंदगी बड़ी बैलेंस तरीके से जीनी है, हमें बहुत सारी चीजों को ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ यही हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। नहीं साहब, ये लक्ष्य मिल भी गया, घर में चीजें सही नहीं है तो क्या कर लोगे? तो इसलिए बहुत सारी चीजों को थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो, अपनी आकांक्षाओं इच्छाओं को कंट्रोल करके तुम उसके जो है वो कह सकते हैं तुम उसको कंट्रोल करो, वो तुम्हें कंट्रोल ना करें। याद रखिएगा मेरी इस लाइन को कि अपनी आकांक्षाओं इच्छाओं को तुम कंट्रोल करने चाहिए, वो तुम्हें नहीं कंट्रोल करने चाहिए। इस वक्त यूपीएससी की तैयारी तुम्हें कंट्रोल कर रही है, तुम उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हो। और अगर यूपीएससी की तैयारी तुम्हें कंट्रोल कर रही है तो जो कंट्रोल करता है वही जीतता है। तो सीधी सी बात है, यूपीएससी की तुम तैयारी कर रहे हो, अगर वो तुम्हें कंट्रोल करेगी, बार बार तुम्हें डराएगी कि तुम कर नहीं पा रहे हो, तुम लिख नहीं पा रहे हो, तुमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तुम्हें समझ नहीं पा रहे हो, तो एक दिन ऐसा माइंडसेट बन जाएगा कि यूपीएससी तो बहुत बड़ी चीज है और फिर तुम्हें वो तुम्हें कंट्रोल करेगी तो तुम फेल हो जाओगे। तुम उस पर कंट्रोल कर रहे यार, क्या बात कर रहे हो, अभी नहीं समझ में आ रही है, तीन बार रिवाइज करूंगा समझ में आएगी। ठीक है, अभी नहीं लिख पा रहा हूं, 3 महीने लगातार लिखूंगा, देखना 3 महीने बाद मैं क्या शानदार लिखता हूं। अभी नहीं समझ में आ रहा है, रिवाइज करूंगा, हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम ही तो हो, यूपीएससी को कहो एग्जाम ही तो हो तुम। ठीक है, हमने 10th किया, 12th किया, सब कुछ किया। ठीक है, हम बड़े उस वक्त भी हमारी उम्र के हिसाब से बहुत हवा बनाया गया था, अरे 10th नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, 12th नहीं होगा ऐसा हो जाएगा, लेकिन कर लिया ना भाई, ये भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है यार? मेहनत ही है ना, मेहनत करेंगे, क्या हमने कम मेहनत कर रखी है? मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों अपने आप को बड़ा सोचो, बड़े सपने दो। ठीक है, तुम्हारा आईएएस ऑफिसर बनना तुम्हारी जिंदगी का सपना हो सकता है, तुम्हारे जिंदगी की क्या मील का पत्थर हो सकता है, उसे अपनी मंजिल मत बनाओ। मंजिल बहुत बड़ी है, इंसान बहुत कीमती जिंदगी उसको मिली है, कई करोड़ योनियों में, कहा जाता है हिंदू धर्म में कहा जाता है कई करोड़ योनियों के में जन्म के मतलब कई करोड़ योनियों के बाद तुम्हें मानव योनि में जन्म दिया गया है। सोचो, कई करोड़ जो योनियों में तुम भटके होगे उसके बाद जाकर तुम्हें मानव योनि में जन्म मिला है, तो कितनी कीमती है ये। इस्लाम में कहा जाता है, इस्लाम में कहा जाता है कि तुम अशरफुल मखलूकात हो, यानी कि ब्रह्मांड में सबसे सुप्रीम अगर कोई क्रिएशन बनाई गई है, क्रिएटर ने, भगवान ने कोई चीज सबसे अच्छी बनाई है तो वो इंसान हो। तो इंसान तुम्हें बनाया गया, तुम्हें इतनी करोड़ों योनियों से गुजारते हुए तुम्हें जन्म दिया गया, तो तुम इसलिए बने हो कि जाकर किसी की नौकरी करोगे? नहीं, नौकरी करेंगे लेकिन उससे सीखेंगे और फिर उससे आगे और बड़ा करेंगे। कुछ ऐसा करेंगे कि हम जॉब सीकर ना बने, जॉब क्रिएटर बन जाएं। कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आएंगे जिससे 100 लोगों की जिंदगियां हम बदल दें, 1000 की जिंदगियां बदल दें। ये कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं, ये रियल में जो मैं फील करता हूं वो मैं फील करता हूं। ठीक है, मैंने अपनी जिंदगी में जो मेरे माँ बाप ने जो कहा कि ये करना है तुम्हें, ये करना है, उनके दबाव मैंने वो कर लिया। मुझे जो डिग्री लेनी थी, मुझे जो करना था उसको कर लिया, लेकिन एक वक्त के बाद मेरा दिमाग शांत नहीं बैठा, क्योंकि मैं ऐसा इंसान ही नहीं था। फिर मैंने कहा नहीं भैया, हम कुछ और करेंगे। हमने अपनी डिग्री ली, अपने माँ बाप को खुश कर दिया, सब कुछ कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है कुछ और करने लगे। ठीक है, और आज तुम्हारे सामने पढ़ा रहे हैं। तो ये पढ़ाना मेरा शौक, मैं मतलब ईमानदारी से बताऊं तो पढ़ाना सिर्फ मेरा शौक है मेरे बच्चों। ठीक है, पढ़ाना मेरा कोई कंपल्शन नहीं है। मैं जो डिग्रियां मेरे पास हैं उसमें मैं इससे ज्यादा पैसे कमा सकता था। ठीक है, बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन एग्जैक्टली ये मेरा पैशन है। मैं बचपन से, मैं 9th 10th में था तो मैं जो है वो साइंस के एक्सपेरिमेंट और पता नहीं क्या क्या एक क्लब बना रखा था। मुझे क्या क्या चीजें हुई। जब तुम लोग 9th 10th में रहे होगे 9th 10th में रहे होगे तो तुम्हें पता नहीं रहा होगा जिंदगी में करना क्या, अभी तक नहीं पता है बहुत लोगों को।
मैं 9th 10th में था बेटा, तो मैं अपने जमाने की बात कर रहा हूं, वहां से मतलब तुम शायद उस वक्त पैदा भी ना हुए हो, बहुत सारे लोग पैदा भी ना हुए हो। उस वक्त मैं क्या करता था कि साइकिल पर लेकर, साइकिल पर, साइकिल थी मेरे पास तो, और छोटे से शहर में, उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा शहर था, उसमें एक साइकिल पर मैं ये सोचता था मेरे घर के सामने, मैं तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि मेरे घर के सामने जो है ऐसे खाली सी जमीन पड़ी रहती थी, उस पर कुछ नहीं उगता था, बिल्कुल सफेद सफेद परती हो जाती थी। तो मैं ये सोचता था इतनी खाली जमीन पड़ी हुई है, इस पे कुछ नहीं उगाया जाता है, ना इस पे धान होता है, ना गेहूं होता है, कुछ नहीं होता। तो मैंने वहां पे कुछ लोगों से पूछा, तो सब कहने लगे कि ये ऊसर हो गई, ये ऊसर ऊसर है, ऊसर। ऊसर, तो हम कहे ऊसर क्या है? अब उत्तर प्रदेश और बिहार वाले जानते होंगे ऊसर क्या होता है, सलाइन हो जाता है, पूरी ऐसे सफेद सफेद परत जम जाती है। तो मैंने ऊसर क्यों होती है, इतनी जमीन है बेकार हो जाएगी। सोचिए मैं 9th क्लास में ये सोच रहा हूँ, 9th 10th में। तो मैंने सोचा यार ऊसर, इतनी बड़ी बड़ी जमीनें खाली पड़ी हैं, बेकार हो जा रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, लोग बता रहे हैं कि इस पे कुछ नहीं उग सकता क्योंकि ये ऊसर हो चुकी है। तो मैंने वहां पर एक मतलब ऐसे ही करते हुए, उस वक्त फोन वोन तो नहीं होता था, तो करते करते घूमते घूमते वहां के जो ये होता है ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में गया वहां पे, क्योंकि कहां पर है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वहां पे पहुंचा। ठीक है, अब वहां पर जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पहुंचा मैं, तो वहां पर देखा कि बात किया मैंने कि भाई ये वहां के एक साइंटिस्ट थे, तो उनसे मेरी बात हुई। तो मैंने पूछा कि सर ये क्यों हो जाती है, तो उन्होंने बताया इस वजह से हो जाती है, उसके अपने साइंटिफिक उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए। ये 9th क्लास में कर रहा हूं, माइंड इट इस बात को। और मेरे पास उस वक्त ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना फोन था, ना इंटरनेट था, ना कोई मुझे इंकरेज करने वाले मेरे माता पिता थे कि तुम जाओ ये काम करो। मैं उस वक्त अपने मन से ये काम कर रहा था। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि इस वजह से हो जाती है, उसमें कुछ ऐसा, मतलब उसके अपने साइंटिफिक कारण बताए। तो मैंने कहा सर अगर इसको दूर करना हो तो कैसे करेंगे? तो कहें कुछ तरीके हैं लेकिन वो अक्सर नहीं यूज होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करके देखता हूं। अब मैं क्या क्या करता था कि गांव गांव में छोटे छोटे ऐसे साइकिल पे जाता था, जो आसपास के गांव थे वहां पर मिट्टी इकट्ठा करता था, उनका टेस्ट कराता था कि उसमें कौन सी कमी है जिसकी वजह से वहां पर ये पैदावार नहीं हो पा रही है। तो मैं टेस्ट कराया खूब सारे, और इससे पता चला कि ये कमियां हैं, इसकी वजह से ये पैदावार नहीं हो रहा है। फिर उन कमियों को दूर कैसे करना है उसको मैंने पता किया, अपने ऐसे ही लोगों के साथ मिलकर फिर उसको पता किया। और तुम्हें पता है इसी पर मैंने पूरा रिसर्च किया मेरे प्यारे बच्चों। ये 9th क्लास में बता रहा हूं, बेमानी बात क्यों याद करा रहा, क्योंकि 9th क्लास में लोगों को, बच्चों को होश तक नहीं रहता है, वो सिर्फ अपने माँ बाप जो कहते हैं वही करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे, माँ बाप ने मुझे कोई इंकरेज नहीं किया, मुझे किसी दोस्त ने नहीं इंकरेज किया, किसी टीचर ने नहीं इंकरेज किया, ये मेरे तरफ से हो रहा है। अब मैं 9th 10th की क्लास में क्यों ये ऊसर हो जाती है जमीन, क्यों पैदावार कम होती है हमारे एरिया में, क्यों मिट्टी में कौन सी न्यूट्रिएंट की कमी होती है, तो ये चीज हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, और फिर उसको कैसे दूर कर, इस पर पहले पूरा मैंने इसको नोट किया, इसको रिसर्च पेपर टाइप का लिखा, जैसे होता है ना रिसर्च करते हैं लोग, तो रिसर्च पेपर टाइप का लिखा, उसको दूर करने की कोशिश की, उसके प्रयास किए, कुछ एक छोटी सी जमीन लेकर उस पर थोड़े थोड़े न्यूट्रिएंट डाले और बहुत कुछ किया। तो वो पूरा रिसर्च पेपर लिखा, और इस रिसर्च पेपर को लेकर मैं दुनिया के जो सबसे बड़े सम्मेलन होता है, जिसे इंडियन साइंस कांग्रेस बोला जाता है, वन ऑफ द बिगेस्ट वो होती है, मतलब कह सकते हैं वैज्ञानिकों का सम्मेलन होता है, उसमें मैंने अपना ये रिसर्च पेपर भेज दिया। और जब ये 9th क्लास में हो रहा, फिर मैं याद दिला दे रहा हूं, और फिर उसके बाद वो रिसर्च पेपर भेजा, वो रिसर्च पेपर मेरा एक्सेप्ट हुआ। तो एक चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस इंडिया में होती थी, जिसमें दुनिया के, मतलब उस साइंस कांग्रेस दुनिया की, भारत में होती है, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक वहां पर आते हैं। तो मैंने वहां पर वो अपना रिसर्च पेपर भेज दिया। वहां पर एक चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस उसी बीच शुरू हुई थी, तो उसमें मुझे बुलाया गया, बच्चों की साइंस कांग्रेस उसमें बुलाया गया। और तुम्हें पता है यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत सरकार ने, भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट यानी भारत सरकार ने, और यूनाइटेड नेशन ने मुझे उस काम के लिए अप्रिशिएट किया, और फाइनली जो है मुझे चिल्ड्रन साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया। मैं भारत का बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित हुआ, सिर्फ 9th क्लास में। और ये किसी की मोटिव, मैं ये बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, ना टीचर, ना पेरेंट्स, ना किसी दोस्त, किसी की मोटिवेशन, ये अपनी सेल्फ मोटिवेशन थी। ठीक है, फिर उसके बाद 150 मेडिसिनल प्लांट्स पर, तो भारत 150 मेडिसिनल प्लांट्स पर को मैंने खोजा कि कैसे भारत में ये छोटी सी घास जो दिख रही है, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट की तरह यूज हो सकती है, आयुर्वेदा में इसका यूज है। तो 150 अपने आसपास जो मौजूद जो घास जैसे दिखती है, किसी को कुछ नहीं पता था कि घास है कि मेडिसिन, मैंने उसके मेडिसिनल यूजेस पता किए कि ये तो घास जैसी दिख रही है, उसके मेडिसिनल यूजेस पता किए, और 150 ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स अपने आसपास के एरिया में उनको कलेक्ट किया, उनको देखा, उनके साइंटिफिक चीजों को किया,
दिया, और बाद में मुझे 10th क्लास में, 9th क्लास में चिल्ड्रन साइंटिस्ट अवार्ड मिला, 10th क्लास में मैंने फिर भेजा, 10th क्लास में मुझे फिर चिल्ड्रन साइंटिस्ट अवार्ड मिला। ठीक है, फिर 11th क्लास में फिर मैंने एक और कॉन्सेप्ट पर काम किया। ठीक है, उसमें मैंने एक घर ऐसा बनाया जो बिना टेम्परेचर मतलब एसी चलाए ही एसी जैसा ठंडा हो सकता है। वो तो बहुत दूर तक, वो डेट्रॉयट मिशिगन यूएसए में एक हुआ था, इंटेल का फेयर हुआ था, साइंस फेयर, वहां पर गया, वहां तक गया और मुझे 3rd टाइम चिल्ड्रन साइंटिस्ट अवार्ड मिला। इंडिया में शायद मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूंगा जिसको 3 सालों तक लगातार चिल्ड्रन साइंटिस्ट अवार्ड्स दिए गए हैं, भारत सरकार और यूनिसेफ ने मिलकर दिए हैं। तो बच्चों, सिर्फ एकमात्र ऐसा इंसान हूं। फिर मैं अपने बच्चों का एक मैंने क्लब बनाया, उस क्लब में जो है मैंने 20-25 बच्चे अपने जो मेरी बातों से इंस्पायर होते थे उनको इकट्ठा किया, फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ साइंस क्लब नाम का साइंस क्लब बनाया। ये मैं कर रहा हूं कब? जब 11th क्लास में, 12th क्लास में था बेटा। सोच लो, 11th 12th क्लास में था। तो मोटिवेशन कहीं से भी आ सकती है। अब 11th, तो फिर उसके बाद वहां पे बनाया, 20-25 मेरे दोस्त बने जो मेरी तरह सोचते थे वहीं आसपास के। फिर उनको एक्सपेरिमेंट्स कराता था, उनसे, उनके साथ हम लोग हर संडे को मिलते थे, डिस्कशंस करते थे, उसके साथ बैठते थे। ठीक है, तो वो सब बैठते थे, उनमें से उनमें से कम 20 बच्चे ऐसे थे जिनको चिल्ड्रन साइंटिस्ट अवार्ड मिला है। मतलब मैंने उनको गाइड किया, फिर मैं गाइड बन गया। मतलब मैं 12th क्लास में था तो गाइड था, मैं रिसर्च करवाता था, और उसके बाद उनको चिल्ड्रन साइंटिस्ट अवार्ड मिला। फिर बाद में अपनी डिग्री ली बहुत, लेकिन आज भी वो कीड़ा है। तो आज भी मैं साइंस और टेक्नोलॉजी की जो पॉपुलराइजेशन है उस पर काम करता हूं। तो एग्जैक्टली ये जो मैं बच्चों बताने का मकसद ये है कि ये जो मैं काम कर रहा हूं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, वो मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरी मेरी प्रोफेशनल कह सकते हैं कंपल्शन नहीं है। ये कंपल्शन नहीं है कि मैं टीचिंग करूंगा तभी कमा पाऊंगा, नहीं सर, उससे बड़ी डिग्री मैंने छोड़कर मैं यहां पर आया, क्योंकि मुझे मजा आता है तुम्हें पढ़ाने में, मुझे मजा आता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बताने, मुझे आश्चर्यचकित करने में मजा आता है बच्चों को कि देखो साइंस इतनी शानदार है कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तुम जब मेरी क्लास देखते होगे, ठीक है, तो तुम यही देखते होगे कि हर चीज को मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित, चाहे तुम बायोटेक्नोलॉजी देखे होगे, चाहे वो स्पेस, चाहे वो डिफेंस, आश्चर्यचकित करके मैं बताता हूं कि अरे ये देखो हो रहा है। बात समझ में आ रही? तो इसलिए बच्चों, अपनी तो अभी भी मैं जो कर रहा हूं इसमें मेरा, मैं कर रहा हूं, लेकिन इसके अलग भी मैं बहुत सारा दिमाग मतलब लगाता रहता हूं, ये कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसे लोगों को इंस्पायर कर दूं, ऐसे लोगों से बात करूं, ऐसे करूं। इसी वजह से ऐसा ही एक इंस्टाग्राम पेज मैंने बना दिया। मैंने सोचा कि ऐसे ही साइंस के पॉपुलर थोड़ा सा इंटरेस्ट था तो उस पर बना दिया। ठीक है, लोग कह रहे हैं कैसे चलेगा इंस्टाग्राम पेज, अरे साइंस वाइंस कौन सुनता है इंस्टाग्राम पे, तो लोग गेट रेडी विथ मी देखने आते हैं, ठीक है, कच्चा बादाम देखने आते हैं, डांस देखने आते हैं, कैसे तुम्हारी, मैंने कहा नहीं भाई बना देंगे। और वो भी मैंने हिंदी में बनाया, मतलब लोग इंग्लिश वाले तो फिर भी कुछ समझते हैं, विदेश विदेश वाले, लेकिन हमारे हिंदी में बनाया, हिंदी में बनाया। आज ऊपर वाले का शुक्र है, मतलब मुझे उम्मीद ही नहीं थी, लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो एग्जैक्टली आपका कोई मंजिल मैं यही सेटिस्फाई हो गया, मैं टीचर बन गया हूं, ठीक ठाक सैलरी आ रही है, बढ़िया सैलरी आ रही है, शानदार सैलरी आ रही है, पीडब्ल्यू बहुत पैसे दे रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अपना पढ़े रहे, तो फिर जिंदगी खत्म हो जाती है ना सर। तो इसलिए कोशिश करते हैं। तो अपनी वही बात है कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी बहुत मेहनत करनी है तुम्हारी जिंदगी में। ये सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इसे तुम एक एग्जाम की तरह से देखो बच्चों, एग्जाम की तरह से देखो, इसको ऐसा हुआ हुआ मत बनाओ। एग्जाम निकल जाएगा, हमारे लिए यूपीएससी का एग्जाम एक एग्जाम है, ठीक है। ये मेरी जिंदगी नहीं हो सकती, मेरी जिंदगी बहुत कीमती है, भगवान ने मुझे करोड़ों योनियों के बाद ये जन्म दिया है, मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो ये मेरी जिंदगी नहीं हो सकती है, ये मेरा एक एग्जाम है। इस एग्जाम को जैसे हर एग्जाम हम पास करते रहे हैं वैसे ही इसको भी पास कर लेंगे, ठीक है। ये मेरी जिंदगी नहीं हो सकती है, मेरी जिंदगी बहुत कीमती है साहब। आईएएस पता नहीं कितने हजारों आईएएस इसमें समा जाएं, ऐसे ऐसे काम करेंगे। समझ में आ रही बात? तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस पर मेहनत कीजिए, अपनी जिंदगी को छोटा मत बनाइए, अपना विजन बड़ा कीजिए। आज से सोचिए, एग्जाम है, एग्जाम की तरह से करेंगे, एक बार होगा, 100% होगा। हमें मोटिवेट रहना है, हमें इसको हवा नहीं बनाना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से काम करिए। हाँ, एग्जाम ही है, निकल जाएगा, जिंदगी ही है, उसको बेहतर तरीके से जिएंगे, बेहतरीन करेंगे, शानदार करेंगे।
आगे बात समझ में नहीं समझ में? तो एग्जाम है ये। हो गया? तो बिल्कुल मोटिवेटेड हो ना? जल्दी बताओ सब लोग, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ढूंढो थोड़ा सा रितु कुमारी मेरी आईडी, मैं क्या बताऊं। तो तुम भी मेहनत करो। मैंने बहुत कुछ किया है बच्चे, पीएचडी नहीं, बहुत कुछ किया है। होगा ना? बिल्कुल, 100%। डॉक्टर सलीम के नाम से करोगे आ जाएगा, लेकिन ढूंढो थोड़ा सा, मेहनत करो। बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, भाई कहते हैं, तुम तो नहीं कहते हो। हाँ सानिया जैदी, पूछिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जरूर समीक्षा सक्सेना, जरूर मिलने आना, मैं तुमको बुलाऊंगा, तुम सक्सेस तो हो जाओ। हिना खान ने कहा कि मैं अपने कमेंट पर, सर ने मेरे कमेंट पर रिप्लाई भी दिया था। बिल्कुल मैं देता हूँ, कोशिश करता हूँ। होगा, बिल्कुल होगा तनु, 100% होगा। एग्जाम है, एग्जाम की तरह से देखो। चलो बच्चों, तो ये बात हो गया। बिल्कुल ध्रुव त्रिपाठी होगा, 100% होगा। चलिए, तो बच्चों यहां पे हम लोग बात कर रहे थे, कलपक्कम में तमिलनाडु में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, और कामनी रिएक्टर भी है, जहां पर यूरेनियम 235 को थोरियम 233 में बदल 32 थोरियम 233 में, सॉरी, थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में बदलने की कोशिश में कर रहे हैं कामनी रिएक्टर के अंदर। ठीक है, जरूर करोगे प्रमोद कुमार त्रिपाठी। चलो, तो यहां पर हो गया बच्चों, ये नोट हो गया सब लोगों को, सारी चीजें नोट हो गई। सानिया जैदी का क्वेश्चन है कि मैं पूरे दिन पढ़ती हूं, लेकिन इसके बाद भी लगता है कम पढ़ती हूं। तुम इतने ऐसा इसलिए महसूस होता है सानिया, क्योंकि तुम पढ़ती हो बेटा। तुम पढ़ती हो, और हर पढ़ने वाले को यह बात महसूस होती है कि वो कम पढ़ रहा है। ठीक है, जो यूपीएससी निकाल चुके हैं, ये निकाल नहीं चुके हैं, टॉप कर चुके हैं, उनसे भी पूछोगे कि क्या आप, जब आप एग्जाम दे रहे थे, तो क्या आपको पूरा सिलेबस लग रहा था कि तैयार है, आप कॉन्फिडेंस में थे? तो वो कभी नहीं कहेंगे, वो हमेशा ईमानदारी से कहेंगे कि नहीं, मुझे लग रहा था कि ये कमी है, ये कमी है, ये नहीं कंप्लीट हुआ है, वो कंप्लीट कम हुआ है। ये सबके अंदर होता है, ये नेचुरल है, क्यों इससे घबराते हो? तुम मेहनत करते रहो। ठीक है, मेहनत करते रहो, मेहनत में कमी ना छोड़ो। ये चीज, ये जो कमी वाली चीज है ना, कि मैं कम पढ़ रही हूं, मैं, मुझे कम आ रहा है, मुझसे कम क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये सबके अंदर होता है, और खासकर उन लोगों के अंदर होता है जिनके अंदर, जो वाकई में पढ़ाई करते हैं। जो नहीं पढ़ते उनको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कहता है ना कि मोर, क्या कहते हैं, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लिटिल स्टडी लिटिल कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो वही वाली बात है। चलो, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं आप लोग, इसलिए होता है। ये नोट कर लिया है बच्चों। अब भारत में इस तरीके के, भारत में बहुत अलग अलग तरीके के रिएक्टर्स मौजूद हैं बच्चों। ठीक है, जैसे भारत में तारापुर महाराष्ट्र में जो रिएक्टर मौजूद है, वो महाराष्ट्र में मौजूद है। यहाँ पर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर मौजूद है, और 1400 मेगावाट की कैपेबिलिटी है इसकी। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन ये मौजूद है आपका रावत भाटा, रावत भाटा, रावत भाटा में। ठीक है, रावत भाटा राजस्थान। यहां पे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर मौजूद है, 1180 मेगावाट ये बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है, कुडुनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु में, यहां पर प्रेशराइज वाटर रिएक्टर है। ठीक है, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर है, 2000 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट मैंने आपको बताया तमिलनाडु में मौजूद है।
ठीक है, यहां पर प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर भी है और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी है, दोनों रिएक्टर यहां मौजूद हैं। 1000 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, यहां पर प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है, 440 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कर्नाटका में, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है, 880 मेगावाट की बिजली पैदा करता है। ठीक है, काकरा पार गुजरात में मौजूद है बच्चों, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है, 1000 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है। तो भारत के पास ये सारे रिएक्टर्स हैं जिनकी मैंने आपको यहां पर लिस्ट दे दी है, और ये कितनी बिजली उत्पन्न करते हैं ये यहां पर दिया हुआ है। तो चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं और चाहें तो इसे बाद में नोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहें। बाद में नोट करेंगे कि अभी नोट करेंगे? बाद में नोट। 2-3 मिनट आपको दे दे रहा हूं, जिनको अभी करना है अभी कर लें, नहीं तो जिनका बच जाए बाद में कर लेंगे। 2-3 मिनट ले लीजिए। हो गया? इसमें स्टैब्लिश ईयर वगैरह मत लिखिएगा, सिर्फ सीधे नाम कहां पे है और कितना मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है, बस इतना लिखिएगा। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ आप पावर लिखिएगा, कैपेसिटी मेगावाट में, बिजली की कैपेसिटी। क्या बच्चों, नोट कर लिया? चलिए, अब अगर नहीं होगा तो बाद में नोट कर लीजिएगा। भारत में जो बिजली है, जो परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है, वो भारत में सातवां सबसे बड़ा स्रोत है। याद रखिएगा, भारत में जो परमाणु ऊर्जा से प्राप्त बिजली है उसका सातवां सबसे बड़ा स्रोत है कौन सा? आपका ये परमाणु ऊर्जा। सबसे नंबर 1 पर कोयला, फिर सौर, फिर पवन, फिर जल, फिर गैस और फिर बायोमास, उसके बाद आता है परमाणु ऊर्जा। 2024 तक भारत में 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्र थे, जिसमें 24 परमाणु रिएक्टर थे, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8180 मेगावाट है। इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये। हो गया बच्चों? भारत में अभी हाल में 2025-26 का जो बजट दिया गया है, उस 2025-26 के बजट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही गई है कि भारत बहुत जल्दी अ, आपके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को जो है वो भारत में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होगा। अब ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पहले क्या होते हैं, फिर ये 2025-26 के बजट में ये कहा गया है कि हम भारत में बहुत सारे जो है वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है वो भारत में स्थापित करेंगे। अब ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होते हैं बच्चे, पहले से समझ लीजिएगा। अगर 1 मेगावाट से 20 मेगावाट तक की बिजली उत्पन्न करने वाले जो रिएक्टर होते हैं उन्हें माइक्रो रिएक्टर कहते हैं। 20 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करने वाले रिएक्टर को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कहते हैं। इसी की बात हो रही है।
ठीक है। और लार्ज स्केल रिएक्टर वो होते हैं जो 300 मेगावाट से 1000 मेगावाट या उससे भी ज्यादा बिजली पैदा करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल रिएक्टर के नाम से जानते हैं। तो भारत में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की बात चल रही है बच्चों, इसको समझिएगा क्या इसका कॉन्सेप्ट है। कि मान लीजिए कि एक ऐसा एरिया है शहर के आसपास जहां पे खूब सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। ठीक है, खूब सारी यहाँ पर फैक्ट्री लगी हुई हैं, यहाँ पर अलग अलग चीजों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कहीं पर खाने की चीजें, कपड़ा उद्योग या कोई भी औद्योगिक क्षेत्र है। तो ये जो औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, ये जो औद्योगिक क्षेत्र है बच्चों, इस औद्योगिक क्षेत्र के पास में क्या किया जाएगा, एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बना के लगा दिया जाएगा। ठीक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाकर लगा दिया जाएगा, जो लगातार क्या करेगा, इनको बिजली की सप्लाई, इस औद्योगिक क्षेत्र को लगातार बिजली की सप्लाई देता रहेगा। शुरुआत में क्या करेंगे, क्योंकि कोई भी रिएक्टर होता है तो उसको लगाने में पैसा बहुत खर्च होता है। तो हम क्या करेंगे कि जहां जिस औद्योगिक क्षेत्र के पास हम ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाएंगे, पहले इस औद्योगिक क्षेत्र के जो भी कंपनियां होंगी, फैक्ट्रियां होंगी, उनसे इन्वेस्ट कराएंगे कि भैया तुम कुछ कुछ पैसे अपनी फैक्ट्री के हिसाब से इन्वेस्ट करो, हमें गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करो। अब इस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा, उस पैसे को लगा दिया जाएगा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को लगाने में, बनाने में। ठीक है, अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जब बिजली पैदा करने लगेंगे, तो इनको यानी कि ये जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो जिनकी फैक्ट्रियां हैं, उनको बिजली सप्लाई की जाएगी, वो भी सस्ते में। तो सस्ते में इनको बिजली मिलेगी, तो इससे फायदा क्या होगा, गवर्नमेंट पर लोड। भाई पहले गवर्नमेंट अपना स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए, फिर लगाए, पैसा इन्वेस्ट करे, फिर पैसा कमाए, बहुत मेहनत का काम है। तो सबसे बढ़िया चीज है कि तुम्हारी फैक्ट्री यहां पर है, तो तुम इन्वेस्ट करो, तुमसे पैसा हम लेंगे और तुम्हारे लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बना देंगे, और फिर तुम्हें हम सस्ते में बिजली देंगे। तो दोनों का फायदा हुआ, भारत के ऊपर भी, सरकार के ऊपर भी लोड नहीं पड़ा कि भैया उसे पैसे पहले लगाने हैं फिर बनाना है, इन्हीं से पैसा लेकर इन्हीं का स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इन्हीं की मदद से लगा देना है, और फिर इनको सस्ते में बिजली देनी है, जिससे इनको फायदा हो, इनकी फैक्ट्रियों को फायदा हो। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2025-26 में कहा है कि हम भारत में, भाई ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आसानी से नहीं बनेंगे, इन पर रिसर्च होगा। ठीक है, रिसर्च होगा, पूरा अनुसंधान होगा कि ऐसा ना हो कि खतरा हो जाए कोई। ठीक है, हमें बहुत प्रिकॉशन लेने होंगे। तो अभी रिसर्च के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए भारत सरकार उन्होंने 2025-26 में 20,000 करोड़ रुपए जो है वो साइंटिस्ट लोगों को और जो संस्थाएं हैं उनको दिया है कि तुम रिसर्च करो कि कैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को बनाया जाए, कैसे इसको स्थापित किया जाए, क्या परेशानियां आएंगी, क्या दिक्कतें आएंगी, इन सब को जो है वो आप करिए। तो उद्देश्य क्या है बच्चों, इसका उद्देश्य है घरेलू परमाणु क्षमताओं को बढ़ाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों को तैनात करना। 2025-26 में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों में अनुसंधान एवं विकास के लिए 20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसका लक्ष्य वर्ष 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाना है। भारत ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो ये बात है। तो यहां पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को बनाया जा रहा है, किसके लिए, हमारे औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल करंट अफेयर में है, 2026 में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। समझ में आ गया बच्चों, सबको ये बात समझ में आ गई कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होते हैं और इनको क्यों लगाया जा रहा है और कैसे इनको बनाया जाएगा। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों।
बहुत बढ़िया। इसको भी नोट कर लीजिए। माइक्रो रिएक्टर किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया एकता, आप इतिहास रचने जा रही हैं। कोई बात नहीं प्रमोद भाई, हम लोग, ये दुनिया गोल है, मिलते रहेंगे। उत्पादन बबीता कुमार, कोई डायरेक्ट असर नहीं होता है। हाँ, जो इसके वो वेस्ट निकलते हैं उसका हो सकता है, लेकिन उसको सही से डंप किया जाता है। ध्रुव त्रिपाठी, आपका कंफ्यूजन पूरा क्लियर नहीं मतलब आप क्या सवाल पूछ रहे हैं वो क्लियर नहीं है। पूरा सवाल पूछिए।
थैंक यू। नोट हो गया? नोट हो गया बच्चों? इसमें जो संस्थाएं इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जैसे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये कानूनी ढांचे के भीतर सब डिजाइन वगैरह करने का काम यही करेगी। तो इसका भी नाम नोट कर लीजिए, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल ऐड करते रहिए। कोई जरूरत नहीं है समीक्षा सक्सेना, आप जो है वो, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझ रही हैं तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तारापुर राजस्थान, कुडनकुलम, कलपक्कम, नरोरा, कैगा, काकरापार, 3। एक तेज चीज मैं देख रहा था, एक उन्होंने ध्रुव त्रिपाठी ने 7। इसे नोट कर लीजिए, मैं उसको भी देख के बताता, आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली 8 ही क्यों कहे जा रहे हैं, क्योंकि और सारे चीजें तो उसमें शामिल हो चुके हैं। इसको बच्चों इसको एग्जैक्टली क्योंकि इसमें 7 तो पूरे हैं, तो इसको 7 कर लीजिएगा, ठीक है। सही ध्रुव त्रिपाठी ने एक वो किया, 7 यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे 7 कर लीजिएगा, ये 8 नहीं है 7 ही है, क्योंकि 7 मैंने ऑलरेडी आपको लिस्ट दी हुई है। तो इसे 7 कर लीजिएगा बच्चों, 8 की जगह पे 7 कर लीजिएगा। ये इसे पूरा नहीं लिखना है, बस ये है कि कौन इसको कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंट्रोल करेगा। फिर से वीडियो देखिएगा विकास भाई, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं पूरा नहीं, सिर्फ इतना नोट करना है। चलिए, अब भारत का जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, मतलब भारत में जो अ, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो है वो बच्चों 3 स्टेज प्रोग्राम रहा है। यानी भारत ने 3 स्टेजेस में अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को कंप्लीट करना है। मतलब हमने जैसे कहते हैं ना कि हमें प्रीलिम्स निकालना है, मेंस निकालना है, फिर इंटरव्यू निकालना है, वैसे ही भारत ने स्टेप बाय स्टेप जो है वो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को पूरा करने के लिए जो है वो काम शुरू किया था।
तो बच्चों, भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है ये 3 स्टेजेस का प्रोग्राम है, यानी 3 स्टेज है, 3 चरण है। और इसका उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस का उपयोग करना, जो भी हमारे पास संसाधन मौजूद हैं उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना और कम से कम वेस्ट उत्पन्न करना। ठीक है, ये हमारा लक्ष्य है। और ये जो 3 स्टेजेस का प्रोग्राम है, 3 चरण का प्रोग्राम है बच्चों, उसमें क्या क्या होता किया गया है उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। पहला जो स्टेज होगी, यानी फर्स्ट स्टेज जो है, ध्यान से समझ लीजिएगा फिर नोट कीजिएगा। पहला जो चरण होगा, इसमें कहा गया था, इसके 3 लक्ष्य रखे गए थे पहले चरण के। पहला ये रखा गया था कि ईंधन की तरह से हम यूज करेंगे यूरेनियम 235। ठीक है, इसके अलावा भारत में बनाए जाएंगे कैसे, ज्यादा से ज्यादा PHRWR रिएक्टर। भारत में जो रिएक्टर बनाए जाएंगे वो कैसे होंगे, ज्यादा से ज्यादा PHWR रिएक्टर बनाए जाएंगे, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। और तीसरा लक्ष्य था हमारे फर्स्ट चरण का, पहले चरण का, कि हम अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे कि कैसे यूरेनियम 238 को हम प्लूटोनियम 239 में बदलें। ठीक है, जो हम काम अब कर चुके हैं। ठीक है, तो ये पहला चरण था भारत का, जिसको हम पहले चरण का प्रोग्राम था कि भारत क्या करने वाला है, मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा। जब पहला चरण पूरा हो जाएगा तो हम सेकेंड चरण में, दूसरे चरण में पहुंचेंगे। दूसरे चरण के भी 3 लक्ष्य होंगे। पहला होगा कि हम यूरेनियम ईंधन की तरह से यूरेनियम 235 का तो पहले से यूज करते रहे हैं, वो तो करेंगे ही, लेकिन अब क्योंकि प्लूटोनियम भी हम बनाना शुरू कर चुके हैं, तो क्यों यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम में बदलकर, तो हम प्लूटोनियम 239 को भी ईंधन की तरह यूज करना शुरू करेंगे। फिर हम इंडिया में ज्यादातर FBR रिएक्टर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, जो रिएक्टर्स होंगे वो ज्यादातर कैसे बनाए जाएंगे, भारत में FBR रिएक्टर बनाए जाएंगे। और रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाएगा, अनुसंधान और विकास किया जाएगा कि कैसे थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में बदला जाए। ठीक है, इस पर हमारा अनुसंधान होगा। ठीक है, तो इस वक्त भारत जो है किस चरण में है बच्चों, सेकेंड चरण में है। ईंधन हम दोनों यूज कर रहे हैं, FBR रिएक्टर बना रहे हैं भारत में, और साथ ही साथ रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं कि कैसे थोरियम को यूरेनियम में बदला जाए। फिर उसके बाद जब ये सेकेंड चरण कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, तो हम जाएंगे थर्ड चरण में, तीसरे चरण में। तीसरे चरण में हमारे 2 लक्ष्य होंगे। पहला लक्ष्य होगा जब हम थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में बदलना सीख ही जाएंगे, तो फिर ईंधन की तरह हमें क्यों दुनिया भर के ईंधन यूज करने, नहीं करेंगे, हम सीधे यूरेनियम 233 ही यूज करेंगे। ठीक है, और बनाएंगे कुछ एडवांस रिएक्टर। ठीक है, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, एडवांस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, तो एक एडवांस ब्रीडर रिएक्टर होगा। ठीक है, वो ब्रीडर रिएक्टर बनाएंगे। और ये जो ब्रीडर रिएक्टर होगा फ्यूचर में बच्चों, ये क्या करेगा कि इसकी खास बात ये होगी कि इसके कोर में हम यूरेनियम 233 यूज करेंगे, और इसके जो चारों तरफ हम रखेंगे थोरियम 232 को। तो यूरेनियम 233 एज अ फ्यूल यूज होगा, इससे ईंधन जलेगा और बिजली बनेगी, यानी कि पानी गर्म होगा बिजली बनेगी, वो तो होगा ही। इससे निकलने वाला न्यूट्रॉन थोरियम 232 को हिट करेगा और थोरियम 232 फिर से यूरेनियम 233 बना लेगी। यानी ब्रीडर रिएक्टर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, फ्यूल यूज करेंगे, कौन सा, यूरेनियम 233। और जो फ्यूल प्रोड्यूस करेंगे, जो फ्यूल प्रोड्यूस करेंगे वो प्रोड्यूस करेंगे यूरेनियम 233, यानी कि बनाएंगे, यूज भी यूरेनियम 233 होगा और प्रोड्यूस भी यूरेनियम 233 होगा। यहां पर क्या था, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूरेनियम 235 फ्यूल की तरह यूज होता था, प्रोड्यूस होता था प्लूटोनियम या यूरेनियम 233। यहां पर यूज भी यूरेनियम 233 होगा और प्रोड्यूस भी यूरेनियम 233 होगा। तो ये एक स्पेशल रिएक्टर होगा जो फ्यूचर में बनाया जाएगा, जिसे ब्रीडर रिएक्टर कहा जाएगा। और इसमें थर्ड चरण में हम सिर्फ यूरेनियम 233 यूज करेंगे, क्योंकि हम सीख चुके होंगे कि थोरियम को यूरेनियम 233 में कैसे बदलना है, और हमारे पास थोरियम तो भरा पड़ा है। तो बच्चों, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 3 चरणों वाला यह कार्यक्रम है। पहला चरण क्या है,
सेकंड चरण क्या है, थर्ड चरण क्या है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम लोग किस चरण में हैं बच्चों, हम लोग इस वक्त सेकंड चरण में हैं। ठीक है, तो इस पर काम हो सकता है। तो बच्चों मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसी को पढ़ने में तुम 3 पेज पढ़ते, लेकिन इसको बिल्कुल समराइज करके मैंने बता दिया कि एग्जैक्टली क्या क्या कर चरण में, कौन कौन से चरण में क्या क्या चीजें होंगी। एक उद्देश्य लिख लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का उद्देश्य है अधिकतम ऊर्जा का, अधिकतम संसाधनों का प्रयोग, अधिकतम संसाधनों का प्रयोग लिख लीजिएगा। इसका उद्देश्य है अधिकतम संसाधनों का प्रयोग, अधिकतम संसाधनों का प्रयोग, अधिकतम संसाधनों का प्रयोग, न्यूनतम 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 अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन, न्यूनतम अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन। लिख लिया बच्चों की अधिकतम ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग और न्यूनतम अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन, न्यूनतम अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन लिख लिया सब लोगों ने। इसे नोट कर लीजिए सारा। बहुत बढ़िया।
हो गया। चलिए, तो भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 3 चरणों का है। फर्स्ट चरण, ईंधन यूज करेंगे यूरेनियम 235। भारत में रिएक्टर बनाए जाएंगे, PHWR रिसर्च किया जाएगा यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में कैसे बदलना है। सेकेंड चरण में ईंधन यूज करेंगे 235 प्लूटोनियम 239। FBR रिएक्टर भारत में बनाए जाएंगे, रिसर्च होगा कैसे थोरियम को यूरेनियम में बदलना है। थर्ड चरण में ईंधन यूज किया जाएगा 233 और ब्रीडर रिएक्टर जो है बनाए जाएंगे, ठीक है, जिसमें यूरेनियम 233 एज अ फ्यूल और यूरेनियम 233 जो है वो एज अ फ्यूल प्रोड्यूस भी किया जाएगा। हो गया बच्चों। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं संलयन ऊर्जा की। संलयन ऊर्जा के बारे में बात करें तो संलयन ऊर्जा बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें फ्यूजन एनर्जी को प्रोड्यूस जो किया जाता है वो हाइड्रोजन दो छोटे छोटे एटम्स को जोड़कर और एक दो छोटे छोटे एटम्स को जोड़कर और एक बड़ा एटम बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे ही फ्यूजन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर होता क्या, ध्यान से देखिएगा, इधर कमेंटबाजी बंद करके इधर देखिएगा। तो हाइड्रोजन के दो आइसोटोप होते हैं, 1H2 और 1H3। वैसे 3 आइसोटोप होते हैं, 1H2 1H3, लेकिन यहां पर हम दो आइसोटोप का उपयोग करते हैं फ्यूजन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। कौन कौन सा? 1H2 1H3 का उपयोग करते हैं। 1H2 1H3 जो होता है, ठीक है, 1H2 1H3 जो होता है वो आपस में जब फ्यूज होता है, यानी आपस में जब जुड़ता है, जब आपस में एक दूसरे के साथ ये जुड़ते हैं बच्चों, तो ये बदल जाता है हीलियम में। हीलियम में बदल जाता है और हीलियम के साथ साथ ये जो है वो न्यूट्रॉन निकालता है, ठीक है, और इससे फिर निकलती है बहुत ज्यादा ऊर्जा। इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि अगर माना जाता है 1 ग्राम, अगर आप हाइड्रोजन की मदद से 1 ग्राम हाइड्रोजन की मदद से इतनी ऊर्जा आप पैदा कर सकते हैं बच्चों कि जितनी ऊर्जा 40 टन कोयले के बराबर होती है। तो याद रखिएगा, कोयले से जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है 40 टन, जरा इमेजिन करिए 40,000 किलो, ठीक है, 40 टन कोयला जब जलेगा तो उतनी ऊर्जा पैदा होगी जितना सिर्फ 1 ग्राम, 1 ग्राम मतलब एक, समझ रहे ना, मतलब एक कह सकते हैं रेत के कण के बराबर अगर हाइड्रोजन आपस में फ्यूज कर दीजिए तो उतनी ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है जितनी 40 टन कोयले के बराबर होती है। अब आप सोचिए कितनी पावरफुल ऊर्जा का स्रोत है ये। तो हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स को बच्चों 1H2 1H3 को आपस में जब फ्यूज करते हैं तो ये हीलियम में बदलता है, फिर इससे ऊर्जा निकलती है, फिर इस ऊर्जा का प्रयोग आप बिजली उत्पादन के लिए या हाइड्रोजन बम को बनाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिएगा। सक्सी सक्सी हिस्नावा जो ये इंटरनेशनल जो शख्स मेरे क्लास के अंदर है, ठीक है, ये मुझे लग रहा है मिडिल ईस्ट का है ये, ठीक है, मतलब ये कुछ अरेबिया या हबीबी वबीबी टाइप का आदमी है। सक्सी, हाँ, साक्षी, अच्छा साक्षी हसनावा। अच्छा, मैंने सोचा कोई ये अरब के कोई शेख वूख हैं हमारी क्लास के अंदर आ गए हैं, हसनावा, ठीक है। तो ये पढ़ नहीं रहे हैं और ये यहां पर जो है कमेंटबाजी कर रही हैं, और भी लोग, बहुत सारे लोग कमेंटबाजी कर रहे हैं। बबीता कुमार हैं, साक्षी गंगवार हैं, ठीक है, ये साक्षी हसीनावा हैं, ये सब जो हैं ये बहुत जबरदस्त कमेंट करके कमेंटबाजी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इधर कंसंट्रेट कर लो, नहीं निकाल के बाहर करवा दूंगा क्लास से, ना ऑप्शनल पढ़ पाओगे ना जीएस पढ़ पाओगे। इतनी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं और बैठ के कमेंटबाजी कर रही है। बबीता कुमार आ जाती हैं, इनको आता जाता है एक अक्षर नहीं है, बीच बीच में जो है ऊट पटांग सवाल पूछती हैं और उसके बाद बीच में कमेंटबाजी करके जो है वो ऑप्शनल क्या होगा और कैसा ऑप्शनल का सवाल होगा उस पर बात कर रही हैं।
जो चल रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है। तो हाइड्रोजन के ये जो आइसोटोप्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के ये जो दोनों आइसोटोप्स हैं 1s2 1s3, ये आपस में फ्यूज होते हैं। और जब ये आपस में फ्यूज होते हैं तो फ्यूज होने के बाद जो है वो आपस में जुड़ते हैं, हीलियम में बदलते हैं, ऊर्जा निकलती है। इतनी ऊर्जा निकलती है बच्चों कि मैंने बताया 1 ग्राम हाइड्रोजन को जब आपस में जोड़ा जाएगा तो इसमें 40 टन कोयले जलाने के बराबर ऊर्जा प्राप्त होती है। सोचिए कितना बड़ा स्रोत है ये मतलब ये जो फ्यूजन एनर्जी है। तो सर आसानी से कर लें, मजा आ जाएगा। हाइड्रोजन तो हर जगह मौजूद है, हाइड्रोजन को जोड़कर हीलियम में बदल दें, ऊर्जा उत्पन्न कर लें। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाता, ऐसा लोग क्यों नहीं कर पाते हैं दुनिया में? हम न्यूक्लियर फिशन से यूरेनियम को तोड़कर और प्लूटोनियम को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना तो हम सुनते हैं, लेकिन कहीं पर हाइड्रोजन आपस में जोड़कर हीलियम में बदलकर और उससे ऊर्जा प्राप्त करना तो नहीं हम देखते हैं। ऐसे ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम? तो बच्चों ये फ्यूजन एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले आपको क्यों नहीं कर पा रहे हैं, समझिए कि फ्यूजन एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन के दोनों आइसोटोप्स जो होते हैं उनको जोड़ना पड़ता है। और उनको जोड़ने के लिए आपको इनको एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में बदलना पड़ता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? बदलना पड़ता है, प्लाज्मा कहा जाता है। तो इन्हें प्लाज्मा कहते हैं। तो पहले हाइड्रोजन के दोनों आइसोटोप को फ्यूज करना होगा, और फ्यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको पहले प्लाज्मा में बदलना पड़ेगा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे आप जो पदार्थ होता है उसकी 3 अवस्था जानते हैं ना, ठोस, द्रव, गैस, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन एक चौथी स्टेट भी होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो है प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के इन दोनों आइसोटोप को आपस में फ्यूज करने के लिए पहले इसे प्लाज्मा में बदलना पड़ेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, प्लाज्मा में बदलने के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो होती है बहुत कम, 100 डिग्री, सॉरी 150। अगर धरती पर प्लाज्मा में इसको बदलना है और इन दोनों को आपस में फ्यूज करके हीलियम में बदलना है, ऊर्जा प्राप्त करनी है, तो आपको जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो होती है 150 डिग्री सेल्सियस। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मिलियन डिग्री सेल्सियस। 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान तुम दोगे, तब जाकर ये प्लाज्मा में बदलेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और तब ये आपस में फ्यूज करेंगे। आपस में फ्यूज करेंगे तो वो हीलियम में बदलेंगे, फिर न्यूट्रॉन निकलेगा और उसके बाद जो है खूब सारी ऊर्जा निकलेगी, तब ये ऊर्जा आप प्राप्त कर पाएंगे। यही वजह है कि पूरी दुनिया में संलयन ऊर्जा प्राप्त करना आसान काम नहीं है, क्योंकि संलयन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पहले आपको इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी कि आपको 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान देना पड़ेगा। तो इस तापमान को तुम दोगे कैसे, और दे भी दिया तो सस्टेन कहां करोगे, किस जगह पर सस्टेन करोगे, कौन सा ऐसा रिएक्टर है जहां पर इसको इस तरह का तापमान तुम उत्पन्न कर पाओगे? ये चैलेंज है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में जो है वो फ्यूजन एनर्जी को उत्पन्न करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में ये प्रयास चल रहे हैं कि अगर इतना बड़ा सोर्स है एनर्जी का, मैंने आपको शुरू में भी बताया कि दुनिया राज वही करेगा जिसके पास, ठीक है, ठीक है, तो आप जो ये राज वो दुनिया में राज तभी करेगा, तभी होगा जब मतलब राज वही करेगा जिसके पास ऊर्जा स्रोत सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको समझ में आए कि क्यों चैलेंजिंग है। तो अभी दुनिया में प्रयास चल रहे हैं कि कैसे इस फ्यूजन एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, कैसे प्रयास चल रहे हैं उस पर हम बात अभी करते हैं, पहले से नोट कर दीजिए। बात बिल्कुल क्लियर हुई बच्चों? कीर्ति सिंह,
कोई रहोगी, ठीक है, देख रही, कमेंट पढ़ रही होगी या कुछ और कर रही होगी, तो कहाँ से हेडिंग पता चलेगी? ये जो हेडिंग मैंने पढ़ाई है नाटकीय संलयन, ये कहाँ गई थी? कौन सी चाय पीने चली गई थी? कौन सा खाना खाने चली गई थी? ठीक है, संलयन ऊर्जा हेडिंग लगी हुई है यहाँ पर, देख लो। नहीं, इतना टेम्परेचर नहीं होता। तो समझ में आया बच्चों कि संलयन ऊर्जा क्या होती है, संलयन ऊर्जा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है दुनिया में? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये संलयन ऊर्जा कैसे प्राप्त हो सकती है? जब तक कि 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान धरती पर आप नहीं देंगे, तब तक ये प्लाज्मा में नहीं बदलेगा, और प्लाज्मा में नहीं बदलेगा तो ये हाइड्रोजन आपस में फ्यूज होकर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक चैलेंज है। लेकिन दुनिया में साइंटिस्ट को कोई भी चीज आप कह देंगे नामुमकिन, तो वो कहेंगे नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। हम नामुमकिन काम, कोई दुनिया में चीजें नामुमकिन नहीं है, ठीक है, नामुमकिन नहीं है। तो नामुमकिन को मुमकिन बनाने का काम जो है वैज्ञानिक कर रहे हैं पूरी दुनिया में। दुनिया के कई देश हैं जो मिलकर इस पर काम कर रहे हैं, कई देश अपने अपने देशों में ऐसा काम कर रहे हैं। कैसे इसको फ्यूजन एनर्जी को प्रोड्यूस करने की कोशिश पूरी दुनिया कर रही है, भारत भी इसमें प्रयास कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब बातें बच्चों हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि अभी वही बात है कि स्टार्ट होगा तो उसको लंबा खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो कल हम लोग देखते हैं कि फ्यूजन एनर्जी, संलयन ऊर्जा क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे रिएक्टर बनाए जा सकते हैं, कैसे रिएक्टर बनाए जा रहे हैं, ये सब बातें हम लोग कल बच्चों डिस्कस करेंगे। तो होप कि आज की क्लास बच्चों आप लोगों ने काफी इंजॉय की होगी, काफी चीजों को सोचा, जाना होगा, समझा होगा, और सीखा होगा। ठीक है, तो कल हम लोग बात करते हैं बच्चों इसके आगे की कहानी, और कल अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कल की होने वाली है, तो तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।